कैसे हो बेटा? सही। तो हमने डिस्कस किया लास्ट आर्टिकल्स में अबाउट वेरिएशन ऑफ जी। बेटा नेक्स्ट वी वांट टू डिस्कस व्हाट इज वेट ऑफ बॉडी। तो वेट ऑफ बॉडी is the force with which body is attracted towards center of earth। तो हम बॉडी का वेट क्या लिखते हैं? मास ऑफ द बॉडी इंटू जी, दैट इज एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको एक पॉइंट पता है, मास ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि इक्वेटर के ऊपर मास की वैल्यू कुछ और है, पोल के ऊपर कुछ और है। सो एज मास ऑफ बॉडी is supposed to be constant in daily life, it means that weight of the body will change with the variation of value of g, acceleration due to gravity। that means एक body हम consider कर ले, suppose करो हम person की ही बात ले रहे हैं। so that means अगर person deep in minds जाके अपना weight find out करेगा तो वो weight exact same नहीं होगा जो कि उसका एक्चुअल वेट अर्थ के सरफेस के ऊपर है। इसलिए हमने क्या सीखा कि वेट ऑफ बॉडी कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट पोजीशंस ड्यू टू वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। दैट इज द रीजन that we talk about the term that is apparent weight of body। तो बेटा डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा। अब आपने मोशन के चैप्टर में लॉस ऑफ मोशन में ये किया था कि इफ अ पर्सन is moving upward with acceleration a, तो उसमें apparent weight आपने फाइंड आउट किया था, आपको याद होना चाहिए, that was m into g plus e। ये किया था ना, याद है ना कि उसमें आपने यूं लिया था कि बॉडी का वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसका रिएक्शन अपवर्ड है, और अब अगर जो बॉडी है अपवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन से जा रही है, दैट मीन्स नेट फोर्स इज इन द अपर डायरेक्शन विच विल बी इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से आया था। अब अगर आप W को बेटा m इंटू जी ले रहे हो तो अपरेंट वेट को W ए कह दिया, तो वो क्या बन जाएगा? W इंटू 1 प्लस ए बाई जी। यानी कि इसमें बच्चे देखो एम जी बाहर ले लिया तो 1 प्लस ए बाई जी, तो आपके पास ये आ गया अपरेंट वेट। लेकिन अगर इसमें किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको इफेक्टिव वैल्यू जी की पूछी जाए तो वो क्या बन जाएगी? जी प्लस ए। अब आप कहोगे कि मैडम ये क्या बताने लगी? बेटा मैं इसलिए बता रही हूँ, आपको पता है कि हम लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम ऑफ पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टेकन बाय 2 पाई एल बाय जी अंडर द रूट। अब मैं कहूँ कि दिस पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम इज टेकन इनसाइड द लिफ्ट विच इज एक्सेलरेटिंग इन द अपर डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए। कि ये सिंपल पेंडुलम का है, लिफ्ट के अंदर है, एंड दैट लिफ्ट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए। तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? दैट विल नॉट रिमेन 2 पाई एल बाई जी अंडर रूट, बट दैट विल बिकम टी डैश, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए। यानी कि उसमें इफेक्टिव वेट हमने अब जी का लिया तो वो यूं आ गया। तो इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ बच्चे कि बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है, बॉडी के वेट में वेरिएशन आ रही है, और बॉडी के वेट में जो वेरिएशन आ रही है
वो किसकी वजह से आ रही है, जी की वजह से। तो जैसे मैंने अपरेंट वेट ये लिखा, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, एम मास इंटू जी इफेक्टिव, है ना। तो जी इफेक्टिव क्या बन गया, जी प्लस ए। क्लियर। तो इसी तरीके से सेकेंड सिचुएशन, पर्सन इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। पर्सन या बॉडी, कोई बॉडी भी हो सकती है, जैसे हमने सिंपल पेंडुलम की बात की थी, डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ई। तो फिर उसमें आपको याद होगा अपरेंट वेट क्या आता है, एम इंटू जी माइनस ए, क्योंकि बेटा इस केस में अब आपके पास मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ए से, तो इट विल बिकम एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। तो आर जो है इफेक्टिव वेट कितना बन गया, एम इंटू जी माइनस ए। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, apparent weight WA is W into 1 minus A by G। और इसमें अब आपके पास इफेक्टिव वैल्यू G की क्या बन जाएगी, G माइनस A। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इस तरीके से, अब आपने देखना प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछा गया, क्या आपसे बात एपरेंट वेट की गई है, या आपसे बात जो है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी की ली गई है। अब इसी तरीके से सपोज करिए यू आर कंसिडरिंग दैट सॉलिड बॉडी इज इमर्स्ड इनसाइड लिक्विड। क्या कह रही हूं मैं कि अ सॉलिड बॉडी of mass m and density rho is immersed in a liquid of density d। तो यहाँ बेटे अब क्या लग रहा है, याद करो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आप क्या कहते हो कि whenever body is wholly or partially immersed inside a fluid, then it loses some of its weight and कितना होता है, loss in weight of body is equal to weight of the liquid displaced by immersed portion of the body। ठीक है ना। so that means इसमें apparent weight बॉडी का क्या बनेगा, apparent weight of body will be actual weight of body, actual weight of body minus loss in weight of body, है ना। अच्छा, अब मैंने तुम्हें बोला है कि लॉस इन वेट ऑफ बॉडी क्या होगा, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी। अब मान लो कि पूरी की पूरी बॉडी बेटा लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है। अब बॉडी का मास कितना है, m, डेंसिटी कितनी है, रो, तो वॉल्यूम कितना आ गया बॉडी का, मास अपॉन डेंसिटी दैट इज m बाय रो। अब जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही वो लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या बन गया, m बाय रो इंटू डी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या बन गया, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, और g से कर दिया तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। So that means it is mg minus m into d by rho. So that means apparent weight will become mg into 1 minus d by rho। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम इसमें ये फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसमें देखो यहाँ से फिर क्या आ गया, इसका मतलब कि इफेक्टिव वैल्यू जी की क्या बन गई, दैट इज जी इंटू 1 माइनस डी बाई रो।
अब जैसे मैंने यहाँ पर ये बात की है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इमर्स पोर्शन ऑफ बॉडी, एक्चुअल प्रैक्टिस में ये क्या है, अप थ्रस्ट। तो दैट मीन्स इस केस में जो बॉडी के वेट में वेरिएशन आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, अप थ्रस्ट की वजह से आ रही है। अब सपोज करिए, अब सिंपल बॉडीज की बात कर रहे हो कि मान लो दो बॉडीज हैं, क्या कह रही हूँ मैं, दो बॉडीज हैं डिफरेंट मटेरियल्स की, मैं उनको एयर में फॉल करवा रही हूँ। नाउ अब जब एयर में हम फॉल करवा रहे हैं उन बॉडीज को, तो नेचुरली जब बॉडी मूव कर रही है तो इट विल डिस्प्लेस द एयर। अब अगर आप उसमें आप थ्रस्ट को साथ में लेके चलते हो तो क्या इफेक्टिव जी की वैल्यू होगी, दैट विल बी जी इंटू 1 माइनस डी बाय रो। इसमें डी किसकी डेंसिटी आएगी, डिस्प्लेस किया किसे, एयर को, तो डी इज द डेंसिटी ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, और रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो अब जिस केस में रो की वैल्यू ज्यादा है तो वो बेटे डी बाय रो की वैल्यू कम आ गई उसमें, है ना, तो दैट मीन्स उस केस में जी इफेक्टिव हाई होगा। तो दैट मीन्स कि वो बॉडी अर्थ के ऊपर फास्ट आ रही है तो पहले पहुंचेगी। अब देखो चीजें कहाँ कहाँ से जाकर के जुड़ जाती हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप ये वाला पॉइंट कहते हो ना कि ऑल द बॉडीज आर कमिंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ विथ सेम एक्सलेरेशन, ऑल आर रीचिंग एट द सेम टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द बॉडी, वो इसलिए कि अप थ्रस्ट इज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट। बट अगर आप एयर की बात कर रहे हो, एयर की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, नो डाउट दिस विल बी वेरी स्मॉल वैल्यू, लेकिन होगा तो सही ना। तो इसलिए अब मैंने इसमें ये बताया है कि इफेक्टिव जी आपने किस तरीके से कंसिडर करना है। इसमें हमने क्या लिया कि एक सॉलिड बॉडी जो है उसका मास m है, डेंसिटी रो है, उसको इमर्स कर दिया लिक्विड के अंदर जिसकी डेंसिटी d है। एक्चुअली दिस थिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज वैलिड फॉर लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस, इसलिए उसको टर्म क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो एपरेंट वेट विल बी एक्चुअल वेट माइनस लॉस, लॉस किसके बराबर है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स पोर्शन ऑफ द बॉडी। अब बॉडी का मास m है, रोस की डेंसिटी है, तो ये बन गया वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो वॉल्यूम जितना बॉडी का है उतना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस बन गया, डी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से किया, दैट मीन्स मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो इसलिए अपरेंट वेट बन गया एम जी माइनस एम डी जी बाय रो, तो दैट मीन्स ये बन गया, तो यहां से जी इफेक्टिव आपके पास आ गया बिकॉज एम मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो वहां से उसके बाद मैंने ये पॉइंट बताने की कोशिश की है कि इफ डिफरेंट बॉडीज, different solid bodies with different densities are allowed to fall simultaneously from a certain height on the surface of earth, then the body with high density will reach the surface earlier. तो उसका रीजन क्या बताया कि for more value of rho, G effective will be high. So due to that, it will take less time to reach the surface of earth. तो इस तरीके से हम इसमें ये जो बातें कर रहे हैं, जो हम इसमें एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, दिस ऑल इज अबाउट इफेक्टिव वेट। और इवन इसमें ये भी है कि सपोज कर लो कि आप ये कंसिडर कर रहे हो कि बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए। अब देखिए कि ग्रेविटी जी जो है, अब ऐसे है, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बॉडी यूं जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, और उसके ऊपर जी है, यानी कि जैसे मैं ये कह दूं पेंडुलम इनसाइड कार
from hanging from the roof. ठीक है, pendulum hanging from the roof inside car, which is accelerating horizontally, या which is moving horizontally with the acceleration e. तो इस केस में अब इफेक्टिव g की वैल्यू क्या आएगी कि ये दोनों साइमल्टेनियस रिएक्ट कर रहे हैं, सो इट विल बी g स्क्वायर प्लस e स्क्वायर अंडर द रूट। दैट मीन्स कि जो उसके अंदर पेंडुलम है अब वो इस तरीके से ना होके उसकी किधर को डायरेक्शन हो जाएगी, इस तरफ को उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। सो बेटा ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। तो मैंने ये जो पॉइंट्स बताए हैं इसमें सिर्फ बताने का ये मीनिंग है कि भाई डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से वेट बॉडी का चेंज हो सकता है। अब इसके बाद वी वांट टू डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ weightlessness. Now body is said to be in weightlessness condition if effective weight of the body comes out to be zero. क्या कहा मैंने? Body is said to be in weightlessness condition if apparent weight of the body comes out to be zero. जैसे देखो मैंने कहा कि बॉडी इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन e। तो याद है आपको हमारे पास इस केस में एपेरेंट वेट क्या आया था? एपेरेंट वेट आया था m इंटू जी माइनस ए। अब सपोज कर लो हम ये कहते हैं कि फ्री फॉल ऑफ बॉडी, क्या कह रहे हैं? फ्री फॉल ऑफ बॉडी। तो फ्री फॉल ऑफ बॉडी में जो ए एक्सेलरेशन है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन किसके बराबर हो जाएगी? g के बराबर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब आप a की वैल्यू g के बराबर ले लोगे तो इस केस में एपेरेंट वेट क्या बन जाएगा? एपेरेंट वेट कम्स आउट टू बी जीरो। तो बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। तो अब हमने ये तो कह दिया कि वेटलेसनेस का मीनिंग है एक्चुअल वेट बॉडी का जीरो नहीं है, नहीं है, पर उसका वेट अपीयर हो रहा है टू बी जीरो, एपरेंट वेट इज जीरो। तो जब एपरेंट वेट बॉडी का जीरो है देन बॉडी इज सेड टू बी इन वेटलेसनेस कंडीशन। अब आपसे पूछा जाता है कि अंडर व्हाट कंडीशंस बॉडी विल बी इन वेटलेसनेस कंडीशन। क्या है वो? कब कब बॉडी वेटलेसनेस कंडीशन में होगी? तो उसमें बेटा नंबर 1 आ जाएगा व्हेन अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। फ्री फॉल ऑफ बॉडी, फ्री फॉल ऑफ बॉडी। तो फ्री फॉल ऑफ बॉडी में एपरेंट वेट कैसे जीरो आ रहा है? तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया। नंबर 2, body will be in weightlessness condition whenever it is at the center of earth। जब भी बॉडी, कोई भी बॉडी, अगर आप उस बॉडी को अर्थ के सेंटर के ऊपर ले जाते हो तो उसका वेट कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो। तीसरा, बॉडी इज इन वेटलेसनेस कंडीशन whenever it is in an orbit। या यू कैन से कि जैसे अब आप बात कर रहे हो एस्ट्रोनॉट की, तो एस्ट्रोनॉट इनसाइड सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉट इनसाइड सैटेलाइट इज ऑलवेज इन द वेटलेसनेस कंडीशन। सो दैट मीन्स कोई भी बॉडी, जैसे सपोज करो कोई भी बॉडी एक प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, अ बॉडी रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट। ये प्लैनेट है, इट इज नॉट नेसेसरली कि अर्थ हो, कोई भी प्लैनेट है, उसके अराउंड ये बॉडी एक ऑर्बिट में मूव कर रही है। तो इस टाइम ये बॉडी जो है दिस विल बी इन वेटलेसनेस कंडीशन। तो मैंने उसका एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉट की इनसाइड सैटेलाइट, satellite is revolving around a planet, around any heavenly body,
ठीक है ना। तो अब इस टाइम पर ये वेटलेसनेस कंडीशन क्यों आएगी? क्योंकि बेटा यहाँ पर हम ये कहते हैं कि सर्टन सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी। और वो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यानी कि जो भी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स थी दैट इज यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, तो इफेक्टिव वैल्यू जी की क्या हो गई? जीरो। तो बॉडी इज इन वेटलेसनेस कंडीशन। इवन इफ यू आर कंसिडरिंग पैराग्लाइडिंग, तो इन पैराग्लाइडिंग ऑल्सो द बॉडी इज सेड टू बी इन वेटलेसनेस कंडीशन। इवन मान लीजिए ऐसे हो कि जैसे सपोज करो ये एक प्लैनेट है, राइट, ये दूसरा प्लैनेट है, ठीक है। अब मान लो बॉडी इन बिटवीन यहां पर है। अब ये प्लैनेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये प्लैनेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें भी किसी एक पोजीशन पे ऐसा हो सकता है, हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, लेकिन किसी एक पोजीशन पे हो सकता है when this force will become equal to this force, ठीक है। तो अब बॉडी कब है वेटलेसनेस कंडीशन पे? नंबर 1 when body is at the center of earth, number 2 free fall of body, number 3 whenever body is orbiting around heavenly body। सो ये सारी कंडीशंस पैराग्लाइडिंग की होगी। इन सभी कंडीशंस में जब effective effective value of acceleration due to gravity comes out to be zero, or you can say apparent weight of the body comes out to be zero, then we say that body is in weightlessness condition. So ये बेटा हमारे इस चैप्टर का एक पार्ट इसके साथ कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सारी बात कर ली about acceleration due to gravity as well as about weight of the body. अब सेकेंड पार्ट में we will discuss about gravitational field intensity, gravitational field potential. So please remain with me. So अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड करिए, और अगर रियलिटी में आपको पसंद आया, आपको समझ आया है, तो प्लीज़ you like, share and subscribe. Thank you.